Hello students, welcome to Legal Light Academy. So today in this video we will discuss the importance of legal reasoning in ALET exam. So ALET के एग्जाम में legal reasoning के किस टाइप के और कैसे क्वेश्चंस आते हैं आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे. बात करें अगर ALET के एग्जाम की, so this exam is conducted for admission in National Law University of Delhi. So NLU दिल्ली में आपके 80 to 110 सीट्स होती हैं. इन सीट्स के लिए इस कॉलेज में एडमिशन के लिए आप ये एग्जाम देते हैं. बात करें अगर एलेट के एग्जाम की, तो इस एग्जाम में बेसिकली 3 सेक्शन आपसे पूछे जाते हैं. द फर्स्ट सेक्शन इज इंग्लिश. इंग्लिश से आपसे 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सेकंड सेक्शन है आपका करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज, यहाँ से वो 30 क्वेश्चंस पूछते हैं. द लास्ट वन इज लॉजिकल रीजनिंग. लॉजिकल रीजनिंग में ही आपसे लीगल प्रिंसिपल पर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, विच इज अ टोटल ऑफ 70 क्वेश्चंस. सो अकॉर्डिंग टू दिस 150 क्वेश्चंस का ये पेपर होता है. 1 मार्क आपको मिलते हैं हर करेक्ट आंसर के लिए. 0.25 मार्क्स की यहाँ पर भी नेगेटिव मार्किंग मौजूद है. बात करें अगर हम कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस की, सो नाउ वी विल सी कैसे कैसे क्वेश्चंस आपसे लीगल रीजनिंग के सेक्शन में पूछे जाते हैं. ऑलराइट, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज whoever enters into another person property with intent to intimidate, insult or annoy that person is criminal trespass. Trespass क्या होता है? किसी की भी प्राइवेट प्रॉपर्टी में बिना उस पर्सन की परमिशन पे अगर आप जाते हो तो you have committed a trespass. An act which causes harm which is so slight that no person of ordinary sense and temper would complain of such harm is deemed not to amount to intimidation, insult. अब हम facts देखते हैं. X enters into Y property at midnight uninvited. Uninvited वो आया है, that means trespass है. And points a gun at Y. A few minutes later he reveals that the gun is a toy gun. तो पहली बात, आप किसी पर्सन की प्रॉपर्टी में आ रहे हो बिना उसकी परमिशन के, you have committed trespass. क्योंकि आप उस पर्सन को गन भी दिखा रहे हो. The other person does not know कि वो टॉय गन है या ओरिजिनल गन है. So you have committed intimidation. So इन दोनों के अकॉर्डिंग अगर हम आंसर पे जाएं, X has committed criminal trespass because Y finds X annoying. ठीक है. X has not committed, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा. Next, X has committed criminal trespass because entering uninvited into a property at midnight and pointing a gun at a person would intimidate any person. So according to this question, option C would be the most correct option. पहली बात, आप trespass कर रहे हो, दूसरा आप gun भी दिखा रहे हो, तो in fact के according answer would be option C. अब हम next question पे जाते हैं. The next question says, Consider the following principle in a dispute between Anil and Sunil. अनिल और सुनील के बीच में अगर कोई भी डिस्प्यूट होती है, सुनील अनिल को सू कर सकता है 2 जगह पे. पहला, जहां पे डिस्प्यूट अराइज हुई है. फर्स्ट, जहां पे कॉज ऑफ एक्शन है. दूसरा, जहां पे अनिल रहता है. तो यहाँ पे हमें प्लेसेस पे फोकस करना है कि कौन कहाँ पे रहता है, कौन सी प्लेस कॉज ऑफ एक्शन होगी. अब हम फैक्ट्स पे जाते हैं. Anil and Sunil enters into a contract for delivery of specialized machinery. Anil was to deliver the machinery to Sunil's warehouse with a stipulated period of time. Anil's residence is in Delhi. Anil दिल्ली में रहता है, but his place of work is in Bangalore. Place of work उसका बैंगलोर में है. Sunil रहता है मुंबई में. Anil fails to deliver the machinery during the agreed time. Where can Sunil sue Anil? According to this option, दिल्ली और मुंबई, ये दोनों हो जाएगा गलत. अब हमारे पास 2 ऑप्शन रहते हैं, या तो बैंगलोर या फिर मुंबई. सो इन दिस पैसेज ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट आंसर. क्यों? क्योंकि पैसेज कह रहा है, प्रिंसिपल आपसे कह रहा है कि जहां पे डिस्प्यूट अराइज हुई है या जहां पे अनिल रहता है. अनिल कहाँ पे रहता है? अनिल रहता है दिल्ली में. डिस्प्यूट अराइज हुई है आपकी बैंगलोर में, क्योंकि अनिल जहां पे डिलीवर करने वाला था दैट वाज बैंगलोर. सो अकॉर्डिंग टू दैट ऑप्शन डी वुड बी द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन. अब अगर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सो नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, Fogart work as a bouncer at the Hotspot, a local nightclub. तो Fogart कहाँ काम करती है? Hotspot पे काम करती है. One night Dash arrives outside Hotspot with a group of his friends. Dash is intoxicated, acting obnoxiously.
हूटिंग एट द वुमेन गोइंग इन एंड आउट ऑफ द क्लब। डैश का जो बिहेवियर है वो फोगाट को पसंद नहीं आता, इसीलिए फोगाट क्या करती है, डैश को पंच कर देती है। यहाँ पे क्वेश्चन आता है, डैश सूज द हॉटस्पॉट एंड फोगाट क्लेमिंग दैट हॉटस्पॉट इज वाइकेरियसली लायबल। जब हम बात करते हैं वाइकेरियस लाइबिलिटी की, तो सर्वेंट्स के एक्ट के लिए जो उसके कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आते हैं, मास्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। क्योंकि फोगाट हॉटस्पॉट के अंडर काम कर रही थी और उस कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में इन्होंने ये एक्ट किया है, सो हॉटस्पॉट विल बी वाइकेरियसली लायबल। अब ऑप्शन देखते हैं। नो वाले तो दोनों ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएंगे। लेट्स सी सी एंड डी। यस बिकॉज एम्प्लॉयर्स आर ऑलवेज लाइबल। नो, ऑलवेज बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तो ऑलवेज वुड बी इनकरेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन है यस बिकॉज सच एक्शन बाय अ बाउंसर मे एट टाइम्स यूज फोर्स टू प्रिवेंट patrons from misbehaving. So this would be the most correct option. C और D में से जब हम चूज करते हैं, मोस्ट करेक्ट ऑप्शन D होगा, क्योंकि C कह रहा है ऑलवेज, तो ऑलवेज लाइबिलिटी नहीं होती। ठीक है, नाउ लेट्स गो टू अनदर क्वेश्चन। The next question says, limitation principle की ये बात कर रहा है। A suit for recovery of money can be filed only within 3 years. तो कोई भी सूट होता है रिकवरी ऑफ मनी का, वो आप 3 साल के अंदर अंदर फाइल कर सकते हो। अगर 3 साल का पीरियड लैप्स हो जाता है, 3 साल के बाद वो सूट मेंटेनेबल नहीं होता। अब हमें डेट्स पे फोकस करना है। ऑलराइट, सी दिस। Suits filed within this period are necessarily maintainable. Money became due from Y to X on March 17, 2017. X filed a suit on March 2022. तो क्योंकि यहाँ पे 5 साल का गैप आ गया, 3 साल के टाइम पीरियड के अंडर ये नहीं है, सो यहाँ पे the suit will not be maintainable. So in this, X's suit is not maintainable. This would be the correct option. Now let's talk about another question. एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट्स। ठीक है, जो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स अग्रीमेंट्स होते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ ही अग्रीमेंट्स होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। जो अग्रीमेंट लॉफुली एनफोर्सिबल होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, सारे कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट्स होते हैं। नाउ लेट्स सी द फैक्ट्स ऑफ दिस केस। Why is a government official tasked with issuing driving license to applicants who meet the criteria? तो why एक गवर्नमेंट ऑफिसर है जो ड्राइविंग लाइसेंस तभी इशू करेगा जब आप क्राइटेरिया को मीट करेंगे। X has applied for a driving license but does not meet the criteria. X and Y enter into oral agreement that X will pay rupees 5,000 to issue a driving license to X with reference to the fact X says I have entered into a contract. तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं है बिकॉज यू डिड नॉट मीट द क्राइटेरिया। अगर आप क्राइटेरिया मीट करते तो कॉन्ट्रैक्ट हो सकता था। सिंस यू डिड नॉट मीट द क्राइटेरिया, दिस वुड नॉट बी अ कॉन्ट्रैक्ट। अगर हम ऑप्शंस पे देखें, सो यहाँ पे एक्स इज रॉन्ग बिकॉज एन अग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सिबल बाय लॉ इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। सो अकॉर्डिंग टू द गिवन फैक्ट्स, ऑप्शन बी वुड बी द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन. So by this we have discussed all the previous year questions of AILET. जितने भी AILET में 2024 और 2022 में questions पूछे गए थे, उसमें से कुछ questions हमने आज की वीडियो में डिस्कस करे हैं. I hope इस वीडियो से आपको एक प्रीव्यू मिल गया होगा कि कैसे AILET में questions पूछे जाते हैं. Alright guys, thank you so much.